हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट। और यह जो है वीडियो नंबर 25वां है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग थर्ड सब्जेक्ट का यह आपका वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो जो भी स्टेट है पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ कि कैसे क्या पढ़ना है। जहाँ जहाँ समझने की बातें आते हैं वहाँ पर हम ऑनलाइन क्लास की तरह आपको चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वीडियो बड़ा होने का मकसद होता है कि मैं रिपीटिशन बहुत बार करता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीटिशन कर देता हूँ। और रिपीटिशन मैं ये सोच के करता हूँ ताकि आपको वीडियो रोकना ना पड़े, वीडियो को पीछे नहीं करना पड़े और कंटिन्यू जो है आप चीज़ों को 2 बार 3 बार में समझ जाए। ठीक है, एकदम ऑनलाइन क्लास की तरह कराया जाता है, इसीलिए वीडियो बड़ा होता है। वरना एक बार में हम सबको करते चले तो जो 30 मिनट का वीडियो है 20 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, मेरा मकसद रहता है आप लोग समझे और समझ के पढ़े। ठीक है, इसीलिए। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला मेरा प्रश्न है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग FON का। आज है यह वीडियो है जहां पे हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यह मोस्ट VVI आपका प्रश्न होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है नाड़ी क्या है। ठीक है, नाड़ी पल्स एक होता है पल्स रेट और एक होता है नाड़ी। ठीक है, पल्स मतलब नाड़ी होता है। अब ये नाड़ी लेने की कौन कौन से सामान्य बिंदु है, कॉमन साइट है, इसको बताना है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, समझ गए। चलिए देखते हैं नाड़ी होता क्या है। माय डियर, रक्त परिसंचरण के लिए जब हृदय का बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित होता है तब रक्त तरंग जो है धमनी में से बलपूर्वक गुजरती है, जिसके कारण धमनी में बारी बारी से उठाव तथा पतन होता है। अतः धमनी के इस एकांतरित उठाव व पतन को नाड़ी कहते हैं। देखिए, समझने के लिए आप लोग समझिए, जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। अब ये जो नाड़ी होता है ना, तो यह इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार से धड़कन। ठीक है, नाड़ी दर्द कब होता है, जब हमारा हार्ट धड़कता है तो धड़कने में जो है ब्लड को पंप करता है और पंप करने के बाद जो बलपूर्वक ब्लड जो है, जैसे मानिए हम जो है दमकल जो होता है ना पानी देने वाला, वहाँ से पानी जो है हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, पाइप में बलपूर्वक गुजरेगा। पाइप में जो पाइप होता है उसमें बलपूर्वक पानी गुजरेगा क्योंकि वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। जब दमकल से पानी निकलेगा तो वहाँ से पानी जो है बहुत ज़्यादा फोर्स देगा। ठीक है, अब नलकूप जिसे हम लोग कहते हैं, अब यहाँ से पानी फोर्स देगा तो पाइप में तेज़ी के साथ गिरेगा और उसके बाद एक लय में जो है आगे जाएगा। तो यही कंडीशन हार्ट में होता है। जैसे हार्ट का 4 चैम्बर होता है। ठीक है, ऊपर में आर्ट्रियम, नीचे में वेंट्रिकल होता है, इसे नीले इसे आलिंद कहते हैं। ठीक है, अब होता यह है कि यह राइट है, यह लेफ्ट है, यह राइट है, ये लेफ्ट है। अब यह भी वेंट्रिकल है, समझ गए। तो अब जो ये बला ब्लड जो शुद्ध ब्लड होता है यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, बायां नीले क्या करता है कि इससे जो है पंप करता है। यहाँ पे औरोटा होता है। ठीक है, औरोटा महाधमनी होता है। अब यह लेफ्ट दाया बायां नीले ब्लड को पंप किया धमनी में, महाधमनी में। अब जो ब्लड यहाँ पे इकट्ठा है यह इसमें जाएगा तो धक्का के साथ में जाएगा। ठीक है, बलपूर्वक गुजरेगा, मतलब काफ़ी इसमें बल होगा और आगे की तरफ जाएगा। तो ये जो ब्लड आगे की तरफ जो धमनी में प्रवेश करेगा, महाधमनी से धमनी में, यह बलपूर्वक जो है गुजरेगा। और जब कोई भी चीज़ आप बलपूर्वक कोई द्रव अगर किसी पाइप से गुजारते हैं तो वह देखते होइएगा कि ऐसे जो है उठाव पतन के साथ में जो है गुजरता है। ठीक है, ऐसे जो है उठाव और पतन के साथ में गुजरता है। अब यही जो उठाव और बारी बारी से जो पतन और गिराव आता है, उठाव और गिराव आता है, मतलब पतन और उठाव होता है, तो इसी को हम लोग नाड़ी कहते हैं, नाड़ी दर कहते हैं। ठीक है, जिस दर से मान गए अगर ब्लड जो है काफ़ी तेज़ी के साथ गुजरेगा तो यह काफ़ी जो है जल्दी इसमें उठाव पतन होगा। अगर ब्लड जो है स्लो मोशन के साथ जो है गुजरेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है इसका फॉलिंग और रिकॉल होगा। ठीक है, तो यही जो है हमारा नाड़ी दर कहलाता है। समझ गए चीज़ों को। यानी धमनी में जो ब्लड गुजरता है गति के साथ, उसमें एकांतरित उठाव और पतन को ही जो है नाड़ी कहते हैं, पल्स कहते हैं। समझ गए। चलिए, तो सीधा अगर ये सब समझने के लिए है, अगर सीधा यहाँ से यहाँ भी अगर लिखते हैं तो यह सही है। ठीक है, चलिए बाकी ऊपर वाला सब समझने के लिए है कि कैसे एकांतरिक रूप से उठाव और पतन होता है और इसके फलस्वरूप जो है इसी को हम लोग नाड़ी कहते हैं। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है कि ये नाड़ी लेने के कौन कौन से जो है जगह है, कौन कौन से कॉमन साइट है जहाँ से हम लोग नाड़ी ले सकते हैं। अब नाड़ी कैसे लेते हैं तो आपको देखते
देखते होइएगा कोई नर्स हो गए या डॉक्टर हो गए, वह क्या करता है कि आपके जहाँ जहाँ से नाड़ी उत्पन्न होता है, जहाँ जहाँ से आप नाड़ी ले सकते हैं, वहाँ पे देखते होइएगा 3 उंगलियों को सहारे हल्का सा टच किया जाता है। अब हल्का सा जो टच किया जाता है तो जहाँ भी अगर नाड़ी महसूस होगा, यह धमनी जहाँ भी महसूस होगा आर्टरी, वहाँ पे जो है आपके क्या आवाज़ जो है ब्लड जो है होने का धक 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 ऐसे करके आवाज़ जो है आपके वहाँ पे महसूस होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि यही जो है नाड़ी है। ठीक है, जैसे अगर किसी को बीपी मैनुअल बीपी चेक करना रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसे हम लोग ब्रेकियल आर्टरी जो होता है वह ब्रेकियल आर्टरी को महसूस करते हैं और वहाँ पे 3 उंगली रखकर हम जो है पंप करते हैं। और पंप करने से जो है हमें जहाँ भी पता लगता है कि जहाँ उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखता है, वहीं से जो है हम लोग गणना करते हैं ब्लड प्रेशर का। तो यही जो है कॉमन साइट होता है जहाँ से हम नाड़ी दर ले सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से साइट है, तो पहले इसको मौखिक रूप से याद कीजिए। टेम्पोरल आर्टरी होता है, यहाँ पे एकदम नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी है, यह टेम्पोरल अस्थि के ऊपर होता है। ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी यह टेम्पोरल अस्थि के ऊपर होता है। ठीक है, कैरोटिड धमनी है, कैरोटिड आर्टरी है जो गर्दन के बगल में होता है। फिगर में बताऊंगा अभी कोई कौन कहाँ पे होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तीसरा है एपिकल धमनी, एपिकल आर्टरी, मतलब यह हृदय में होता है, एपिकल हृदय के बगल में। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी होता है, यह कोहनी के अंदर वाला भाग, मतलब हाथ को आप जो है सीधा कीजिए और जो कोहनी हो वही कोहनी के जो अंदर वाला भाग है सामने से, वहाँ पे यह जो है आप होता है और यहीं पे जो है हम लोग क्या करते हैं, पल्स जो है महसूस करते हैं और व्यक्ति का लेते हैं पल्स। ठीक है, 5वां है रेडियल धमनी, रेडियल आर्टरी, यह कलाई में रेडियस हड्डी पर है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है कौन धमनी कहाँ है, नाम से ही जुड़ा हुआ है। जैसे यह रेडियस हड्डी पर है कलाई के, तो इसीलिए इसे रेडियल आर्टरी नाम पड़ा है। ठीक है, फीमोरल धमनी है, फीमोरल आर्टरी है, मतलब यह फीमर मतलब जांघ के आसपास जो है स्थित होता है, तो फीमर से फीमोरल बना है, याद रखिएगा। घुटने का पीछे वाला भाग होता है, वहाँ पे पॉप्लिटियल आर्टरी होता है। पॉप्लिटियल आर्टरी घुटने के पीछे वाला नी बैक में होता है। ठीक है, 8वां है पोस्टेरियर टिबियल धमनी, पोस्टेरियर टिबियल। अब टिबिया क्या होता है, टखना में। ठीक है ना, टखने में जो होता है वो टिबिया होता है और यह पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी है। ठीक है, और एक होता है डॉर्सेलिस, डॉर्सेलिस से पेडिस। ठीक है, डॉर्सेलिस पेडिस यह पाँव में होता है, तो प से पेडिस और प से पाँव, इसको याद रखिएगा। तो कुल यही 9 पॉइंट है, 9 याद रखना है आपको, कुछ इसमें ज़्यादा है ना, बहुत सारे का नाम से ही स्पष्ट है। फिगर के माध्यम से देख लीजिए, जैसे टेम्पोरल है, टेम्पोरल अस्थि हमारे मस्तिष्क में जो है तो यहाँ पे देख लीजिए, यह मस्तिष्क में टेम्पोरल बोन है। यहाँ से अगर आप महसूस कीजिएगा तो यहाँ से आपको पल्स जो है महसूस हो पाएगा। ठीक है, गर्दन के बगल में आप जो है हाथ लगाइएगा तो देखिएगा धक 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 करेगा, तो यह कैरोटिड धमनी होता है जो आपको पल्स को महसूस कराता है। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी देख लीजिए, ये ब्रेकियल आर्टरी जो है यहाँ पे होता है। ठीक है ना, यहाँ पे होता है, केहनी के अंदर वाला भाग सामने से। ठीक है, यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होगा। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, समझ गए। उसके बाद एपिकल कहाँ पे होता है, तो आपका यह एपिकल हृदय वाला जगह पे होता है, यहाँ पे एपिकल होता है। ठीक है, उसके बाद रेडियल, चूँकि यह रेडियस बोन पर होता है इसीलिए इसे रेडियस कलाई की हड्डी में महसूस कर सकते हैं। सामने से देख सकते हैं, सामने से कलाई जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे यह मौजूद होता है। फीमोरल या जांघ या उरुस संधि के आसपास यह फीमोरल आर्टरी के जो है होता है। ठीक है, और दूसरा है डॉर्सल पेडिस है, यह पाँव में, और पोस्टेरियर टिबियल है, मतलब टखने के पीछे वाला भाग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इस जगह पर आप जो है आर्टरी जो है के द्वारा पल्स को ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले याद रखना है कुल 9 है, 9 में आपको पहला है टेम्पोरल धमनी, टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी जो है टेम्पोरल अस्थि के ऊपर है। कैरोटिड धमनी गर्दन के बगल में होता है। ठीक है, एपिकल धमनी हृदय के में होता है। ठीक है, ब्रेकियल धमनी कोहनी के अंदर वाले भाग पर होता है। रेडियल धमनी रेडियस बोन पे होता है कलाई में। फीमोरल धमनी फीमर जांघ के आसपास होता है। पॉप्टिलियल धमनी घुटने के पीछे वाले भाग में होते हैं। ठीक है, पोस्टेरियर टिबियल
रेडियल धमनी टखने के बीच में होता है, ठीक है, और डॉर्सियल पेडिस मतलब पाँव पे होता है। तो इतने जगह यानी 9 जगहों से आप जो है आर्टरी को महसूस करके पल्स को जो है आप ज्ञात कर पाते हैं, ठीक है। तो यह सब पल्स लेने के कॉमन साइट है, मैंने आपको बता दिया। अब आइए, अब एक क्वेश्चन आपसे सीधा 5 नंबर में भी पूछ लेता है या इसी में ज्वाइंट भी पूछ लेगा लॉन्ग क्वेश्चन में कि नाड़ी की क्या विशेषता है, पल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी है, गुण या विशेषता पल्स की बताइए। चलिए देखिए, पल्स में मुख्यतः 4 विशेषता जो है पाया जाता है। एक आपका होता है पल्स में रेट होता है, एक समान दर के साथ जो है बहता है ब्लड, ठीक है। रिदिम, इसमें एक ताल यानी एक रिदिम में जो है होता है ये। आयतन, इसमें वॉल्यूम होता है, और तनाव टेंशन होता है। यही 4 विशेषता, 4 गुण जो है पल्स का होता है। क्या चीज़? रेट, ताल, आयतन, तनाव। दर, ताल, आयतन, तनाव। रेट, रिदिम, वॉल्यूम, टेंशन। यही 4 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एक एक को समझिए। पहला है रेट। दर का अर्थ है कि 1 मिनट में नाड़ी स्पंदनों की संख्या। देखिए दर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में हम किसी चीज़ से भाग देते हैं, जैसे प्रति लीटर। प्रति लीटर के मतलब क्या हुआ कि प्रति लीटर मतलब 1000 में अगर हम 1000 लीटर में अगर 1 लीटर में हम 200 ग्राम, 1 लीटर दूध में 200 ग्राम पानी मिला देंगे, एक पर केजी हम 200, जैसे 50 केजी दूध है किसी ड्राम में रखा हुआ है, 50 लीटर दूध में पर लीटर हमें 200 ग्राम पानी मिलाना है। तो क्या करेंगे? पर लीटर मतलब प्रति लीटर। तो यह दर हो जाएगा कि 1 लीटर पर 200 ग्राम मिलाना है, फिर 1 लीटर पर 200, फिर 1 लीटर पर 200, ऐसे ही कर कर के पूरे 50 लीटर में 200 करके मिलाना है। और हमसे कोई पूछेगा कि इसमें पानी की मात्रा कितनी है, तो हम सीधा बताएंगे कि 200 पर लीटर, मतलब 1 लीटर पर 200 ग्राम क्या है? पानी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से दर भी बताता है कि 1 मिनट में नाड़ी स्पंदनों की संख्या कितना है। 1 मिनट में पल्स जो है पल्स का जो है कितना जो है रेट है, यह बताता है नाड़ी दर, ठीक है। समान नाड़ी दर एक वयस्क में 60 से 100 प्रति मिनट होता है। माय डियर, अगर एक एडल्ट है तो उसे 60 से 100 के बीच में होता है, वैसे नॉर्मली 70 से 72 माना जाता है, ठीक है। 100 प्रति मिनट से अधिक नाड़ी दर को टेकीकार्डिया कहते हैं, और अगर 60 प्रति से कम नाड़ी दर हो जाता है तो ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, ठीक है। दर पता चल गया। दूसरा है ताल। ताल के मतलब होता है कि कितना जो है नियमित है, ठीक है। नाड़ी स्पंदनों की नियमितता को ताल कहते हैं। अब मान गए किसी को नाड़ी दर 70 से 72 के बीच में हमेशा रह रहा है, मतलब उसका नियमित है कि उसका जो पल्स है 70 से 72 के बीच में है, ठीक है। इसमें अगर इरेगुलर होगा तो मान के 100 हो जाएगा, कभी 60 हो जाएगा, कभी 90 हो जाएगा, तो यह इरेगुलर होगा, तो वह अनियमित हो जाएगा। लेकिन रेगुलर का मतलब है कि एक संख्या के बीच में हमेशा अगर किसी का पल्स रेट निकलता है, मतलब कि उसमें रिदिम होता है। और जाहिर सी बात है, एक एडल्ट में अगर कोई बीमारी नहीं है तो उसमें नियमित रूप से जो उसका पल्स रेट है हमेशा रहता है, ठीक है। पल्स लेते समय बीच के अंतराल की रेगुलरिटी को ताल कहते हैं। यदि स्पंदन अनियमित हो तो पूरे 1 मिनट तक पल्स गिननी चाहिए। देखिए नियमित होगा तो 1 मिनट में जो बताया गया है कि 60 से 100 के बीच में होगा एक एडल्ट का, तो इतना हमेशा जो है आएगा इसी के बीच में। अनियमित होगा तो मतलब 1 मिनट में कभी 110 हो जाएगा, ठीक है, कभी जो है 60 हो जाएगा, इससे नीचे हो जाएगा, तो यह गड़बड़ की बातें हैं। लेकिन ताल होगा तो नियमित जो है 60 से 100 के बीच में ही पर मिनट चलेगा, ठीक है ना। तीसरा है आयतन। आयतन के मतलब होता है कि यह प्रत्येक स्पंदन के साथ अनुभव होने वाला रक्त का दबाव है। आयतन से तात्पर्य है कि धमनी का रक्त से भरा हुआ। आयतन के मतलब क्या होता है कि एक बर्तन है उसमें कितना पानी जो है भर सकता है या कितना जो है भरा हुआ है, ठीक है, वही उसका आयतन होता है। तो आयतन यहाँ पे कहता है कि जितना ब्लड का प्रेशर लगेगा, जितना ब्लड हृदय के द्वारा धक्का दिया जाएगा, धमनी में प्रवेश करेगा, तो धमनी में कितना ब्लड है यह बताएगा उसके स्पंदन के दबाव को। अगर धमनी में ब्लड का मात्रा ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और जो है पल्स रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो यह बताता है कि धमनी में कितना जो है रक्त भरा हुआ है, यही आयतन को बताता है, ठीक है।
तीसरा चौथा है माय डियर तनाव, टेंशन। ठीक है, टेंशन की मतलब होती है तनाव। धमनियों में पहुँचे रक्त के कारण धमनियों में तनाव उत्पन्न होता है। जब धमनी को तनाव के कारण दबाना कठिन हो तो उसे उच्च तनाव कहते हैं, और यदि धमनी को आसानी से दबाया जाए तो उसे निम्न तनाव कहते हैं। माय डियर तनाव, टेंशन, जैसे इसी टेंशन के कारण हाइपर टेंशन भी आता है। ठीक है, अगर मान गए किसी को ब्लड जो है हाइपर टेंशन होता है तो उसका मतलब है कि जो रक्त वाहिनी है, जो आर्टरी है, जो धमनी है, इसमें ब्लड जो है काफ़ी तेज़ी के साथ में गति कर रहा है, जिसके कारण दबाव जो है इसके दोनों वाहिनियों के दीवार पर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और इसी दबाव लगने को जो है हम लोग तनाव क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, अब जब धमनिया में रक्त बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें तनाव ज़्यादा होगा, और तनाव ज़्यादा होगा तो उससे जो है धमनी को आप दबाएंगे तो दबाना कठिन होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही दबाव ब्लड प्रेशर कम होगा तो धमनी को जो है आसानी से आप दबा सकते हैं और वह दब भी जाएगा। तो यही जो है तनाव होता है, टेंशन होता है। ठीक है, और इसी टेंशन के फलस्वरूप हाइपर टेंशन, उच्च रक्तचाप जो है होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुल 4 जो है आपका विशेषता है, मैंने बता दिया, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले जो है कारक को बताएं। मतलब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के नाड़ी दर प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। चलिए देखते हैं। नाड़ी दर को प्रभावित करने वाला माय डियर अनेकों कारण है। अब एक पल्स रेट को किसी के, देखिए पल्स का मतलब क्या है कि जैसे हार्ट ब्लड पंप किया महाधमनी में, महाधमनी से जो है सभी धमनी में ब्लड जाता है। अब मान गए ब्लड पंप जो है हृदय करा, तो हृदय से ब्लड पंप करेगा तो बल के साथ न जाएगा, फोर्सली जो है वह ब्लड को पंप करेगा, धक्का देगा। अब जब ब्लड धमनी में जाएगा तो वह एक गति के साथ जाएगा, और जब गति के साथ जाएगा तो वह क्या होगा कि धमनी में एक एकांतर जो है कभी उठाव कभी पतन, कभी उठाव कभी पतन होगा। और यह अगर आपको देखना है तो आप एक पानी को जो है ट्रांसपेरेंट जो है पाइप में क्या करें, आप बहाएं। देखिएगा उस पाइप में से जब पानी बहेगा तो देखिएगा जो है वह जो है उछल कूद करेगा पानी। ठीक है, पानी जो है एक लेवल में नहीं बढ़ेगा, वह उछल कूद जो है ऐसे ऐसे करता रहेगा पानी। ठीक है, उस पाइप में भी तो वही जो ऐसे ऐसे जो गति कर रहा है वही जो है उसका क्या होता है, स्पंदन होता है, वही नाड़ी होता है। ठीक है, उसी एकांतरण, उठाव और पतन को नाड़ी कहता है। और इसके फलस्वरूप अगर दबाव लगता है दोनों वाहिनियों पर तो इसी से जो है रक्तचाप उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ गए। तो अब नाड़ी को प्रभावित करने वाला अनेकों कारण होते हैं। तो पहला कारण है उम्र, एज। एज का मतलब है आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे आप लोग को अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं एज कैसे प्रभावित करता है। तो माय डियर अगर कोई बच्चा भ्रूण में रहता है, गर्भ में रहता है माँ के अपने, तो उसका पल्स रेट जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका पल्स रेट, उसका हृदय का धड़कन ज़्यादा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं बात करूं तो जब जन्म ले लेता है तो वह भ्रूण से कम हो जाता है उसका पल्स रेट। मतलब जैसे जैसे उसका जो है एज आगे की तरफ बढ़ते जाता है वैसे जो है उसका पल्स रेट कमते जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भ्रूण में होता है, माँ के जो है गर्भ में होता है। कोई भी बच्चा गर्भ में पल रहा होता है उस समय उसका जो है बहुत ज़्यादा पल्स रेट होता है। उससे कम जन्म ले लेगा तो हो जाएगा, उससे कम जब साल भर का हो जाएगा तो होगा, उससे कम जब 5 साल के हो जाएगा तो होगा, फिर उससे कमेगा जब वह 10 साल का हो जाएगा, फिर उससे कमेगा जब वह 16 साल का हो जाएगा, फिर उससे कमेगा जब वह वयस्क में आएगा। ठीक है, फिर उससे भी कमेगा जब वह वृद्धावस्था में आ जाएगा। तो यह धीरे धीरे घटते रहता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का एक्टिविटी जैसे जैसे जो है हमारा आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे पल्स रेट जो है घटते जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उम्र है और यहाँ पे नाड़ी दर है। चलिए हम इसको देखते हैं। जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व का मतलब होता है फीटल हार्ट साउंड, मतलब भ्रूण का हृदय आवाज़। ये अगर आपको सुनना है तो लगभग यह 140 से लेकर 160 जो है पर मिनट इसका जो है धड़कन चलता है बच्चा का जब वह गर्भ में होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भ्रूण का जो है गर्भ में हार्ट रेट कितना होता है, फीटल हार्ट साउंड कितना होता है। तो 140 से 60 या कहीं कहीं 140 से 50 दिया रहता है।
अब भ्रूण का उतना है। अब यहाँ पे जन्म के बाद कितना होगा, अब वो जन्म से पहले है, अब जन्म ले चुका है बच्चा, तो उसका जन्म के बाद कितना होगा, तो चूंकि जन्म के बाद घटेगा तो 10 घटा दीजिए, 130 से 40 पर मिनट हो जाता है। ओके ना। चलिए फिर इसमें जो है आप 10 घटा दीजिए, तो प्रथम वर्ष में जब बच्चा चलता है 1 साल का होता है तो उसका जो है यह जो है आपके इतने हो जाते हैं, 115 से 130 जो है हो जाते हैं, ठीक है, पर मिनट। जब वह बच्चा 2 साल में प्रवेश करता है तो और कमता है, और फिर से जो है 15 कम जाता है और 100 से 15 प्रति मिनट हो जाता है, ठीक है। जब बच्चा तृतीय साल में जाता है तो उसका 90 से 100 प्रति मिनट हो जाता है और 100 के अंदर आ जाता है, ठीक है। जब वह 4 से 8 वर्ष के बीच में होता है, 8 साल तक, तो उसका जो है यही पल्स जो है 86 से 90 पर मिनट रहता है, ठीक है। आगे चलिए, जब वह 18 से 15 रहता है तो वह 80 से 86 पर मिनट जो है होता है, ठीक है। वयस्क में बात किया जाएगा तो आपको पता है 72 माना जाता है, ऐसे 70 से 80 यह नॉर्मल माना जाता है। वृद्धावस्था में 60 से 70 पर मिनट यह चीज़ें हो जाता है। और देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक यह क्या हो रहा है, गिरते हुए यह संख्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कहा हूँ कि आपको देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था में कितना होगा ये याद रखिएगा, और जन्म के बाद कितना होगा इसको याद रखिएगा, ठीक है। 2 ये चीज़ें हो गया। उसके बाद आप याद रखिएगा यहाँ पे 18 से 15, ठीक है, 18 से 15 वाला याद रखिएगा, एडल्ट वाला याद रखिएगा, और वृद्धावस्था याद रखिएगा। इतना याद रखिएगा तो आप जो है आसानी से जो है लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, दूसरा जो कारण होता है, अब एज देख लिए कि कैसे कारण है, एज के हिसाब से जो है घट बढ़ रहा है, तो एज कारक हो ही गया। उसी प्रकार से आपका है लिंग, मतलब लड़की हो या लड़का हो, दोनों में अलग अलग जो है यह जो है आपके पल्स रेट जो होते हैं अलग अलग दिखते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नाड़ी दर अधिक होती है, मतलब एक लड़की की तुलना में लड़कों में जो पल्स रेट होता है कम होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों का लिंग अलग होने के कारण जो है अलग पल्स रेट है, तो समझ गए ना, ये भी प्रभावित करता है। तीसरा है कदकाठी फिजिक, ऊंचे या भारी व्यक्तियों की तुलना में छोटे एवं हल्के व्यक्तियों की नाड़ी दर अधिक होती है। जो मोटे व्यक्ति होते हैं, जो भारी और लंबे होते हैं, उनमें जो है छोटे एवं हल्के व्यक्ति की जो देख लीजिए, ऊंचे एवं भारी व्यक्तियों की तुलना में छोटे एवं हल्के व्यक्तियों की नाड़ी दर अधिक होती है। मीन्स इसके कहने का मतलब है कि किसका अगर कद काठी अगर मोटा होगा, ऊंचा होगा, लंबा होगा, तो उसका जो है कम होगा किसके तुलना में, छोटे एवं हल्के व्यक्ति के तुलना में, ठीक है। तो ये फिजिक कद काठी भी मैटर करता है। चौथा है व्यायाम, एक्सरसाइज। व्यायाम करने के बाद बढ़ी हुई पेशीय सक्रियता नाड़ी दर में वृद्धि कर देती है। अब आप एक्सरसाइज कीजिए आधा घंटा, आप जो है क्या करते हैं देखिएगा कि आपके जो है शरीर में एकदम जो है करंट सा जो है दौड़ने लगेगा, ठीक है, एकदम शरीर आपका जो है एक्टिव हो जाएगा। तो यह क्यों होता है, शरीर में एक्टिव होने के साथ ही, बॉडी हमारा एक्टिव होने के साथ में ही नाड़ी दर जो है बढ़ जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पांचवा है आसन व पोजीशन। आसन व स्थिति का मतलब है कि कोई व्यक्ति है वह बैठा है, सोए है, ठीक है। तो इन दोनों की तुलना में जो व्यक्ति खड़ी हुई है उसकी नाड़ी दर अधिक होगा। मतलब एक सोया हुआ व्यक्ति या एक बैठे हुआ व्यक्ति जो है खड़े हुए व्यक्ति के तुलना में नाड़ी दर कम होगा। मतलब जो बैठा है या सोए रहने की तुलना में खड़ी हुई अवस्था में नाड़ी दर अधिक होती है। तो ये चीज़ें देख लीजिए, अवस्था और आसन भी प्रभावित कर रहा है। छठा है भोजन, फूड। भोजन करने के बाद नाड़ी दर में वृद्धि हो जाती है। अब भोजन कर लीजिए, मन एकदम सुस्ताल रहेगा, जब भोजन नहीं कीजिएगा तो एकदम मन डाउन रहेगा, एकदम शरीर आपका लेजी रहेगा। लेकिन जैसे ही आप भोजन करते हैं आपके शरीर में ऊर्जा आ जाता है। तो भोजन करने के साथ ही जो है आपके क्या होते हैं कि नाड़ी दर में वृद्धि हो जाते हैं। सातवां है इमोशन, भावावेग, मतलब मन का भाव कैसा है, विचार कैसा है। मानसिक एवं भावनात्मक व्यवधानों में नाड़ी दर बढ़ जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, यानी मानसिक रूप से आप, भावनात्मक रूप से आप कोई व्यवधान में पड़ जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं, मानसिक रूप से सोचते ज़्यादा हैं, टेंशन ज़्यादा होता है, तो इस दौरान आपके नाड़ी दर जो है बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है, चेक करके देख लीजिएगा।
8वां है पीड़ा पेन। अगर आपको चोट लग गया हो, कोई पेन हो रहा हो, कोई दिक्कत हो रहा हो, तो इस पेन और पीड़ा की घड़ी में भी आपके नाड़ी दर्द सामान्य से बढ़ जाते हैं। ठीक है। 9वां है शीतल प्रयोग कोल्ड एप्लीकेशन। शीतल प्रयोग में नाड़ी दर्द घट जाती है। अगर आप किसी को कोल्ड स्पंज करते हैं, जैसे किसी का टेम्परेचर बढ़ गया हो तो कम करने के लिए अगर आप उसके शरीर पर ठंडा का स्पंजिंग करते हैं तो उससे उसका नाड़ी दर्द क्या हो जाएगा, घट सकता है। ठीक है। तो यह कुल 9 पॉइंटें मैंने आपको बता दिया। आप याद रखिएगा कि किन किन कंडीशनों में नाड़ी दर्द जो है बढ़ सकता है, घट सकता है, और यही जो है प्रभावित करता है नाड़ी को। अगर सामान्य रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभावी का मतलब क्या है कि किसी थर्ड व्यक्ति के कारण जो है कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम जो है प्रभावित हो किसी चीज़ से। तो यही जो है आपके क्या होते हैं, चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो कोल्ड एप्लीकेशन ये नाड़ी दर्द को घटा दे सकती है। ठीक है माय डियर। 9वां है आपका कोल्ड शीतल प्रयोग है, पीड़ा है, भाव वेग है, भोजन है, आसन स्थिति है, व्यायाम है, कदकाठी है, लिंग है, और यहाँ पे आपके क्या चीज़ है, एज है, उम्र है। और इन सारे कंडीशन में आपके जो है पल्स रेट प्रभावित होते हैं, चाहे बढ़ सकता है या घट सकता है। तो यही बढ़ना और घटना ही प्रभावित कहलाता है, और यही नाड़ी दर्द को प्रभावित करता है। अब आपके एग्जाम में अगर कंप्लीट क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा नाड़ी क्या होता है, नाड़ी दर्द को परिभाषित करें। ठीक है। नाड़ी दर्द के क्या विशेषता है, विशेषता बताएं, और कहाँ कहाँ से नाड़ी जो है हम ले सकते हैं वो लिखें। और साथ में ये भी पूछेगा कि जो है नाड़ी दर्द को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है बताएं। तो मैंने आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर करके बता दिया। नाड़ी चैप्टर आपका, या नाड़ी चैप्टर यानी टॉपिक जो है पल्स का टॉपिक समाप्त होता है। और कुछ इसी प्रकार से जो है ब्लड प्रेशर भी है। ठीक है। सेम ऐसे ही जो है आपके ब्लड प्रेशर भी पूछता है। तो ब्लड प्रेशर को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है। रिस्पायरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और यह पल्स हो गया। यह तीनों इसी कैटेगरी में इसी तरीके से जो है क्वेश्चन को लिखा जाता है। वहाँ भी जब आप ब्लड प्रेशर या फिर रिस्पायरेशन देखिएगा तो ऐसे ही जो है आपके होंगे। बाकी रिस्पायरेशन मैं पढ़ा ही दिया हूँ। ठीक है। चलिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक धन्यवाद।